ज़मीन पर जंग होने की वजह से ज़मीन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, इसीलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां जाके वो लोग बचे हुए इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सकें। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान ज़मीन को छोड़कर चांद पर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहाँ मीटियोर का तूफान आता था और इसीलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू किया ताकि वो चांद पर ज़िंदगी गुजारने के आसान हल निकाल सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा गया। और साथ ही असूल भी बनाया गया कि माइनर्स अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाई देते हैं जो कि यहीं पैदा हुए, यानी चांद पर। वो सभी स्पेस रोवर यानी वो गाड़ी जो कि चांद पर चल सकती है, उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर कोई आता है, जिसे डर कर सभी छुप गए थे। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा कैलिब है, जिसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो काम करने के दौरान मारे गए। कैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है ताकि उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाए, जहाँ पर ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। लोग वहाँ बहुत मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही हमें पता चलता है कि चांद से ओमेगा पर जाने के लिए 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफ़र करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। कैलिब इस बात को जानता था कि उसे चांद से ओमेगा पर जाने में 75 साल लगेंगे, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि फिर वो कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। उसे एक लेडी बताती है कि अगले दिन मीटियोर का तूफान आने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिब को अपने डैड की बहुत याद आ रही होती है। वो याद करता है कि कैसे इतनी ऊंचाई पर चढ़कर वो अपने डैड के साथ बेस में बैठा करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने बताया था कि चांद के उस पार एक खतरनाक चीज आकर टकराई, जिससे वहां एक क्रेटर, एक गड्ढा बन गया। तुम चांद के उस पार जाकर लाजमी देखना। मगर चांद के उस पार किसी भी इंसान को जाना मना था। जिस कैप्सूल को हमने कैलिब के हाथ में देखा था, वो उसे एक गार्ड ने दिया था, जो उसे उसके डैड के राफ्ट में से मिला था। तभी जब ये कैलिब बैठा सोच रहा था तो उसके पास उसके 3 दोस्त आते हैं, जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इनमें से एक दोस्त डिलन होता है, जो कैलिब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था, जो क्रेटर के पास जाने की थी। डिलन कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे जाने से पहले उस क्रेटर को देख कर आए, इस तरह तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इन्हें वहां जाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इन्हें इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोड की ज़रूरत थी। डिलन बताता है यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ज़मीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो डिलन कहता है क्या पता उसको कुछ कोड के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है तो वो उससे कोई बात नहीं करती और वहां से चली जाती है और उसे अब सारी बात के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब समझते हों। एडिसन ये बात सुनकर कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे इस मिशन में साथ जाऊंगी। डिलन ये बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए हैं। वो सभी इसे चुरा रहे थे। कैलिब उसके अलार्म की तार को पहले ही खींच लेता है ताकि उसका अलार्म ना बज पाए। वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है, जिससे कि दरवाजा खुल गया था। सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डेलन पर थी, क्योंकि इन सब में से वही ड्राइविंग जानता था। सब वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने जिंदगी में पहली बार चांद की सतह को देखा था, मगर इन लोगों को मेटेओर के तूफान से पहले वापस आना था, क्योंकि जब मेटेओर की बारिश होती है तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता है। सफ़र के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिब बताने लगा कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। मगर चांद पर रहकर माइनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसे कि वो इंसान अगर काम के दौरान मर जाए तो उसके फैमिली मेम्बर या उसके बेटे किसी भी इंसान को ये काम पूरा करना होगा। बस उसके लिए ये शर्त होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का होगा तो ऐसे ही उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जो ओमेगा प्लेनेट पर रहते होंगे। इन लोगों को ओमेगा पर भेजा गया, वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एडिसन कहती है तो क्या हुआ, एक माइनिंग करने का काम दिया गया था जो सिर्फ 20 साल करना था। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी, उसे असल बात के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर डिलन उसे सारी बात समझाता है।
कि अगर माइनिंग करते हुए इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने पड़ते हैं। यह सुनकर एडिसन काफ़ी हैरान थी। अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल तय करना था, इसीलिए सब अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब में से थोड़ा अलग था और अच्छा भी। ये सब बाहर निकल आते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के बराबर थी, इसलिए सब ऊंची ऊंची छलांगे मारने लगे। एडिसन की नज़र जब ज़मीन प्लैनेट पर पड़ती है तो थोड़ा उदास हो जाती है और ज़मीन पर अपने गुजरे हुए वक्त को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कि कैलब, डेलन और बाकी सभी एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की वजह से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे थे। उन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांधा हुआ था ताकि वो खला यानी स्पेस में ज़्यादा दूर तक ना जा सकें। एडिसन ये देखकर कहती है, ऐसा ना करो, ये खतरनाक भी हो सकता है, मगर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ये सब कुछ कैलिब का एक छोटा दोस्त करने लगता है तो झटका लगने की वजह से उसकी रस्सी टूट गई थी, जिस वजह से वो स्पेस खला में दूर चला गया था। कैलिब और उसके बाकी दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। सब ने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था, मगर इन सब में इनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। इनके पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं बची थी कि वो क्रेटर के पास तक पहुंच जाएं। सब बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी कैलिब को याद आता है कि उसके एक दोस्त ने बताया था कि इधर कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता उन्हें उधर जाकर ऑक्सीजन मिल जाए। ये बात सुनकर कैलिब का दोस्त बोलता है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे भाई ने बताया था उधर भूत रहते हैं। डेलन उसका मजाक बनाने लगता है और इसी बात पर दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये देखकर कैलिब जोर से चिल्लाता है और कहता है, जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है उसे तुम लड़कर बर्बाद करना चाहते हो। इस बात को सुनकर दोनों ने दोबारा दोस्ती कर ली थी। खैर ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं। उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इन्हें इंसानों की परछाइयां भी नजर आती हैं, जिससे वो देखकर बहुत डर जाते हैं। लाइट्स जलाने पर पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं, पुतले थे। ये कोई आउटपोस्ट नहीं, एक घर का मॉडल था कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घर में रहते। उन्हें वहां से थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात भी हो गई थी, इसीलिए सब इधर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डेलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे इधर अकेला ही छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की भी डाइवोर्स, तलाक हो गई थी। इसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लैनेट पर चली गई थी। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे लेकिन कैलिब और एडिसन जाग रहे थे। कैलिब एडिसन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मेरे दोस्त डेलन ने मुझे सहारा दिया, वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चले जाऊंगा पर डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसीलिए मेरे जाने के बाद हमेशा डेलन के साथ रहना। जब सुबह होती है तो ये लोग अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं, मगर अब इनकी रोवर की बैटरी ख़त्म हो गई थी और इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। इसीलिए इन्होंने मेटियोर के तूफान से पहले क्रेटर के पास तक पहुंचना था। ये सब परेशान हो जाते हैं, इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था ताकि मेटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर उनको बचा लें। ये सब बस जल्दी से क्रेटर उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में बहुत बड़ा था। वो सीढ़ियाँ उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है, जिसको दबाने से वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल गई थी जैसे कि वो ज़मीन पर हों। ये सब कुछ असल नहीं था, मगर इन्हें बहुत पसंद आता है। कैलिब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे से उसे अपनी मॉम डैड की तस्वीर मिलती है। कैलिब ने उस तस्वीर में अपनी मॉम को पहली बार देखा। वो इस बात को समझ जाता है कि आखिर उसके डैड क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत दुखी था। डेलन उसे कहता है, तुम अपनी ज़िंदगी के इस हसीन चांस को क्यों गंवा रहे हो। हर इंसान यही चाहता है कि वो अपने माइनिंग के 20 साल पूरे करके वो ओमेगा पर जाएगा, और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि उसके डैड ने भी जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैलिब के अलावा सब जानते थे। डेलन कहता है कि अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार ना करो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी देकर तुम्हें यह तोहफा दिया है। तभी इनके बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी अब जल्दी से उसे लेकर रोवर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मीटियोर का तूफान शुरू हो गया था। सभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर एडिसन खुद को बचाते हुए इनसे अलग हो जाती है। जब वो उन्हें नजर नहीं आती तो कैलेब और डेलन वापस उसे बचाने जाते हैं। एडिसन के हेलमेट में दरार आई होती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। कैलेब और डेलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इसी दौरान डेलन भी गिर जाता है, लेकिन उसे कैलेब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं जिसकी खिड़कियां भी मीटियोर की तूफान की वजह से टूट जाती हैं। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी, इसीलिए अब ये जिंदा भी नहीं रह सकते। सभी अब रोवर में बैठकर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो बच नहीं पाएंगे।
मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सब साथ मरेंगे। इसके बाद सब बेहोश हो गए। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें कैलिब दिखाया जाता है जो ओमेगा पर पहुंच चुका था। मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैलिब क्रायो स्लीप में था, मगर अब वो जाग जाता है। चांद से ओमेगा पर जाने के लिए 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफ़र करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। और जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। तभी एक नर्स आकर उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन इन सभी को बचा लिया गया था। उसके दोस्त अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। अपने दोस्तों की ज़िंदगी के बारे में जानकर, उनकी बढ़ती उम्र की आवाज़ को सुनकर कैलिब बहुत खुश होता है। मगर अभी भी उसे इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा प्लैनेट पर कैलिब को एक फैमिली ने गोद ले लिया था। वो इस माहौल में घुल मिल जाता है। वो यहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वो उसकी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलिब एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में भी बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसे असूलों पर काम करके उन्हें ख़त्म करवा दिया है। और इसी तरह इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।